हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। आज मैं और विद्या मैडम दोनों आपके सामने आए हुए हैं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीएमए फाउंडेशन दिसंबर 24 का आंसर शीट की किस प्रकार से पेपर आया था और किसी क्वेश्चन का सही से आंसर क्या होना चाहिए। देखो यार 80 to 90% बच्चों का पेपर बहुत बहुत जोरदार गया है। हमको जो फीडबैक आया मैडम, 2-4 क्वेश्चनों में बच्चों को डाउट्स है, तो हम चाहते हैं कि एक बार एक काम करेंगे 50 क्वेश्चन से पूरे लॉ में, है ना, मिल बांट के हमने पढ़ाया है। मैंने कुछ चैप्टर पढ़ाया, मैडम ने कुछ चैप्टर पढ़ाया। हम लोग आपको बारी बारी से अपने अपने टॉपिक के सही से आंसर बताएंगे। जहाँ से ज़रूरत पड़ेगी वी विल ऑल्सो हेल्प यू टू टेल कि उसके लॉजिक क्या थे, और आप अभी के अभी 10 मिनट में ना ये पता कर सकते हो कि आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा है, आपके लिए एडवांटेज रहेगा, सो दैट यू कैन मेक योर देन डिसीजन फॉर आगे वाले इंटरमीडिएट और अपनी पढ़ाई भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम शुरू करते मैडम। मैं बताना शुरू करूँ पहले मैडम? यस मैडम। तो सबसे पहले गाइस पहला क्वेश्चन आया था बेसिक्स ऑफ लॉ, आपको पता ही है 10 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन थे। तो पहला क्वेश्चन जो था आपका वो ये था कि हाई कोर्ट का पावर किसके ऊपर प्रिवेल करता है। ऑब्वियसली सीक्वेंस पता है आपको, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और उसके नीचे आते हैं बहुत सारे सबॉर्डिनेट कोर्ट। तो हाई कोर्ट हमेशा प्रिवेल करेगा ओवर सबॉर्डिनेट कोर्ट, तो सही आंसर ए था। सेकेंड तो बहुत ईजी, इसमें से कौन सी क्वाजी बॉडी है। देखो यार तीनों के तीनों कोर्ट इज अ जुडिशियल बॉडी और एक फोरम जो है ना डिस्ट्रिक्ट फोरम, ये क्वाजी बॉडी होती है जो कोर्ट समान दिखती है लेकिन कोर्ट होती नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 3 है ना, फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट। आपको याद होगा हमने बात की थी 3 पावर्स, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। और एग्जीक्यूटिव में गवर्नमेंट आती है बट लेजिस्लेटिव दैट इज लॉ बनाने में हमेशा आती है पार्लियामेंट। तो वर्ड द पार्लियामेंट का पावर है लॉ बनाने का, है ना। फिर हमने बात करी थी अबाउट कि यार एक बिल पास होता है वैसे लोकसभा राज्यसभा सब में, जब तक प्रेसिडेंट साहब या प्रेसिडेंट मैडम हमारे जो अभी फिलहाल द्रौपदी मैडम जी है, वो जब तक साइन नहीं करेंगे तब तक कोई भी एक्ट फॉलो नहीं होता। बिल होता है लेकिन एक्ट नहीं बनता। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अ सही आंसर इसका। और एक और क्वेश्चन था आपका बेसिक में, ये तो यार आई गेस सीधा सीधा कहाँ से आया है आपके स्कैनर से, प्रीवियस क्वेश्चन से, कि प्राइवेट बिल कहाँ पेश होता है। तो ऑब्वियसली प्राइवेट बिल वो है जो पास करता है कोई ना कोई मेंबर अदर देन द मिनिस्टर। तो ये 5 क्वेश्चन हो गए हमारे बेसिकली जो बेसिक्स ऑफ लॉ के थे। अब मैं मैडम को दूंगा, मैडम कॉन्ट्रैक्ट के आपको क्वेश्चन बताएगी और फिर मैं आपको बताऊंगा आपका सेल ऑफ गुड्स और आपकी निगोशिएबल को लेके, ना मैडम जी प्लीज। थैंक यू सर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम 6th से शुरू करते हैं। जो अगले 15 क्वेश्चन थे वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से थे। अब 6th क्वेश्चन, इन नॉर्मल कोर्स जनरली कॉन्ट्रैक्ट कब खत्म होगा, जब आपने कॉन्ट्रैक्ट के सारे काम कर लिए होंगे। सो ऑफर से कॉन्ट्रैक्ट शुरू होता है, प्रपोजल से शुरू होता है, प्रॉमिस वो आगे जाके जब एक्सेप्ट हुआ तब प्रॉमिस बनता है, बट इट एंड्स विद योर परफॉर्मेंस। सो आंसर वाज डी। उसके बाद 7th, अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन 1 एग्जिस्टिंग कंपनी एंड 1 डिसॉल्व्ड कंपनी। ये बहुत नया सवाल पूछा, बहुत इंटरेस्टिंग। डिसॉल्व्ड कंपनी क्या है? डिसॉल्व्ड कंपनी ऐसी कंपनी जो बंद हो चुकी है। अब बंद हुई कंपनी कैसे काम करेगी, राइट? सो ये जो है ये डिसक्वालिफाइड पर्सन में आ गया। डिसक्वालिफाइड पर्सन मतलब पार्टी इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट एक पार्टी जो एग्जिस्ट कर रही है, एक पार्टी जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया हमारा शुरुआत से? वॉइड। सो आंसर इज बी। उसके बाद 8th, व्हाट इज माइनर्स लायबिलिटी। इसके ऊपर हमारा अच्छा खासा डिबेट चला है, लास्ट सर मैराथन तक के इस क्वेश्चन के ऊपर डिबेट चला है। एंड यू नो द आंसर कि अगर माइनर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, आप जो लोग 18 साल से पहले के हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आपकी जो भी प्रॉपर्टी होगी, आपके परिवार में आपको जो भी प्रॉपर्टी मिली होगी वो लायबल होगी, ठीक है। सो माइनर्स प्रॉपर्टी इज लायबल इन एनी काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। थैंक यू सर। देन 9th, कॉन्ट्रैक्ट टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट कि हम बस तय कर रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। हमने आज मिलके तय किया कल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, अभी कॉन्ट्रैक्ट किया क्या? नहीं किया है। सो इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। Then this was a good question. You have got a job offer. Job offer to be posted at Mumbai. You write back intimating that you can join provided condition क्या लगा दिया? कोलकाता जाना है। अब आपको पता है कि अगर मैंने आपको कोई ऑफर दिया, हम बॉटल का एग्जांपल लेते थे सर, पानी बॉटल का, कि अगर मैं आपको बोल रही हूँ 500 में बेचूंगी और आप बोल रहे हो 300 में लेंगे, तो ये क्या हुआ? रिजेक्शन ऑफ माई ऑफर, और आप नया ऑफर दे रहे हैं। सो वैसे ही मुंबई का ऑफर अगर आप कैंसिल करके बोल रहे हो कोलकाता आना है, तो इट इज रिजेक्शन ऑफ द ऑफर, ठीक है। आंसर वाज ए। फिर अग्रीमेंट विद द पर्सन हु इज लुनाटिक, पागल इंसान, एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन।
वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। इन केस ऑफ मर्जर, मर्जर मतलब दो कंपनीज मिल रही हैं, ए लिमिटेड बी लिमिटेड से जाके मर्ज हो रहा है, तो ए लिमिटेड के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स अभी पेंडिंग है, अब वो कौन काम करेगा उसके ऊपर? बी लिमिटेड। सो इट विल कंटिन्यू टू बी वैलिड एंड इट विल बी एग्जीक्यूटेड बाय बी लिमिटेड। आंसर वॉज ए, क्योंकि मर्ज हो चुका है, अब वो कंपनी एक बन चुकी है। ठीक है, उसके बाद 13th, इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट परफॉर्मेंस, कि आप अपना काम कीजिए मैं अपना काम करूं, हम वेट नहीं कर रहे कि पहले तुम काम करोगे फिर मैं काम करूंगी, आप अपना काम कीजिए मैं अपना काम करूं और हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा खत्म। सो इंडिपेंडेंट परफॉर्मेंस में द आंसर वॉज सी, बोथ द पार्टीज शैल परफॉर्म देयर पार्ट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, कि तुम सामान लेके आ जाओ मैं पैसे लेके आ जाती हूँ। आंसर वॉज सी। उसके बाद 14th, व्हेन बोथ पार्टीज मोर और लेस हैव इक्वल राइट्स, दोनों पार्टीज के राइट्स है, दोनों पार्टीज के इक्वल राइट्स एंड लायबिलिटीज है किसी कॉन्ट्रैक्ट में। दोनों पार्टीज, दोनों को क्या बोलते हैं? दोनों को बोलते हैं बाइलेटरल, दोनों, राइट? यूनिलेटरल इज 1, बाइलेटरल इज 2। सो द आंसर वॉज ए, बाइलेटरल। उसके बाद अ जॉब एप्लीकेशन बाय अ पर्सन, दिस वॉज अगेन अ न्यू क्वेश्चन, कि अगर एक इंसान अप्लाई कर रहा है, अब अगर ये ऑफर होता तो इसका एक्सेप्ट होना तय होता, बट अगर आप कहीं अप्लाई कर रहे हो सकता है वो एक्सेप्ट करे, हो सकता है वो एक्सेप्ट ना करे। सो दिस इज इन्विटेशन टू स्टार्ट द जॉब। कैसे? आपने उनको एप्लीकेशन दिया, ऐसे 10 एप्लीकेशन आए होंगे, वो उसमें से कुछ का इंटरव्यू लेके फिर सिलेक्ट करेंगे, तो तुरंत एक्सेप्टेंस हो रहा है क्या? नहीं, जहाँ तुरंत एक्सेप्टेंस नहीं हो रहा वो ऑफर नहीं है। सो दिस इज जस्ट इन्विटेशन टू स्टार्ट द जॉब। ये हो गए 5 और क्वेश्चंस है। एन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स, नॉट एक्सप्रेसली अ कॉन्ट्रैक्ट, सिर्फ हमारे बीच में अंडरस्टैंडिंग है, कोई काम करना है, हमने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है, दिस इज क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट जैसा लगता है। 17th, अ कॉन्ट्रैक्ट नॉट परफॉर्म्ड बाय द परफॉर्मर डिनोट्स, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया, कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं किया तो उसको क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया उसे बोलते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बहुत इजी। अ कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड विदाउट कंसिडरेशन, सही है क्या? अगर कंसिडरेशन नहीं हुआ कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा क्या? कुछ केसेस में जो हमने एक्सेप्शन देखे थे उसमें सेल, अगर आप सेल कर रहे हो ऑफकोर्स आप पैसे लोगे, फ्री में तो सेल होता नहीं है, तो ए आंसर नहीं है। बी, गिफ्ट में पैसे मांगते हो क्या? किसी को तोहफा देके उससे पैसे मांगते हो? नहीं, तो यहाँ कंसिडरेशन नहीं लिया। थर्ड, एजेंसी भी हमने डिटेल में देखा था कि एजेंसी में ज़रूरी नहीं है उसको कोई कंसिडरेशन मिले। सो आंसर बी भी सही है, सी भी सही है, एंड फॉर्चुनेटली डी में दोनों लिखा हुआ है, बोथ डी एंड सी। 2 और क्वेश्चंस है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। 19th, अ कॉन्ट्रैक्ट शैल नॉट बी वॉइड इफ इट इज नॉट अगेंस्ट, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होगा, इन्होंने घुमा के पूछा है कॉन्ट्रैक्ट कब वॉइड नहीं होगा? अगर ये किसके अगेंस्ट नहीं है? लॉ के अगेंस्ट नहीं है और पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं है। सेक्शन नंबर भी आपको याद आ रहा होगा, सेक्शन नंबर 23। किसके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए? लॉ के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, इमोरल नहीं होना चाहिए, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। सो द आंसर इज सी। एंड लास्ट, वेजरिंग अग्रीमेंट, ये तो हमने सर इतने बार स्कैनर से और मॉडल क्वेश्चन से, एमसीक्यू बैंक से सबसे देखा है, एग्जैक्ट यही क्वेश्चन। वेजरिंग अग्रीमेंट वॉइड होता है लेकिन पुलिस आपको पकड़ के नहीं लेके जाएगी, इलीगल नहीं होता है। सो द आंसर इज बी। ठीक है, नाउ ओवर टू यू सर फॉर द नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस। चलो बेटा, तो ये तो हो गए कॉन्ट्रैक्ट के। तो अब देखो, अभी तक तो आपको अच्छे से आइडिया आई गया होगा कि कितने क्वेश्चन आपके राइट हो गए, बट अभी भी मेजर चंक बचा हुआ है। तो लेट्स गो टू सेल ऑफ गुड्स। कुछ क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन सेल ऑफ गुड्स के आते हैं। देखो यार, पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल सा था, सेलर और बायर के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वन स्टेट टू अदर स्टेट, इसका आंसर होगा इंटर स्टेट। कैसे? आपको मैंने शायद एग्जाम्पल क्लास में दिया था कि वो अगर 2 कॉलेज में कॉन्टेस्ट हो रहा है तो उसको बोलते हैं हम लोग इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन, और कॉलेज के अंदर अंदर हो रहा है तो इंट्रा। तो मैंने आपको बताया था कि अंदर अंदर से अगर हो रहा है, मतलब स्टेट के स्टेट में ही है, तो वो बन जाएगा इंट्रा, बट अगर 2 स्टेट इन्वॉल्व हो गए तो बन जाता है इंटर। तो सही आंसर है इंटर स्टेट सेल, है ना? अगर दोनों सेल कहाँ पे हो रही? 2 अलग अलग स्टेट्स में हो रही है तो। ठीक है, तो ये हो गया आंसर आपका पहला वाला। उसके बाद एग्रीमेंट टू सेल, ये एग्रीमेंट ऑफ सेल, ये सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, मुझे भी बहुत पसंद आया। एग्रीमेंट ऑफ सेल डैश एग्रीमेंट टू सेल। व्हाट इज एग्रीमेंट ऑफ सेल टू सेल? बाकी सब छोड़ दो। देखो 3 वर्ड में 2 वर्ड कॉमन है, एग्रीमेंट और सेल। ऑफ सेल, टू सेल। तो ऑफ सेल क्या होता है? एग्रीमेंट ऑफ सेल मतलब मैं सेल कर रहा हूं,
बट मैंने आज से 1 आध महीने पहले बात की थी एग्रीमेंट टू सेल, मतलब मैं आपको बेचूंगा। मैंने आपको बोला था ना कि अगर आप फाउंडेशन पास करते हो तो मैं आपको एक मोबाइल बेचूंगा, बट मोबाइल बेचूंगा तब जब फाउंडेशन पास करते हो। तो पहले हमने क्या बनाया, एग्रीमेंट जल्दी बताइए, सोचो, है ना, ऑफ सेल की टू सेल। तो ऑफ सेल जो था वो बाद में बनता है और टू सेल पहले बनता है, मतलब मैं बेचूंगा ये मैंने पहले बोल दिया। तो टू सेल पहले बनता है और फिर जब आप पास हो जाएंगे मैं आपको मोबाइल बेच दूंगा इस ऑफ सेल, इसलिए क्वेश्चन आएगा हमेशा सक्सीड। तो सही आंसर था बी वाला, दैट इज सक्सीड, है ना। फिर यहाँ से तो मतलब बच्चों की बल्ले बल्ले थी यार। डिलीवरी ऑफ कीज, की डिलीवर करना मतलब कौन सी डिलीवरी है, सिंबॉलिक डिलीवरी। फिर क्वेश्चन नंबर 24 बहुत ही ईजी, कितने प्रकार की डिलीवरी बताइए इस वाला गुड्स में, सभी, एक्चुअल, कंस्ट्रक्टिव और सिंबॉलिक। तो सही आंसर हो गया आपका ऑल ऑफ द अबव। हाँ, ये भी वेरी गुड क्वेश्चन। सेल इज नॉट कंप्लीट अनलेस पोजेशन एंड ओनरशिप, है ना, पता ही होगा आपको, और हमने बात भी की थी ओनरशिप के साथ साथ रिस्क फॉलो होता है वगैरह वगैरह। तो सही आंसर बी होगा ओनरशिप। इस पर कई लोगों के डिबेट है, कुछ लोगों का कहना है टाइटल होगा, कुछ लोगों का पेपर होगा। अरे यार, टाइटल के बारे में बात ही नहीं, टाइटल तो एक राइट होता है उस समय का। टाइटल तब मिलेगा ना जब ओनरशिप पास होगी, तो पोजेशन के साथ साथ क्या पास होना चाहिए, ओनरशिप। इसलिए भाई सही आंसर बी है। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। अगर गुड्स बेचे गए सैंपल से तो इस किससे मैच होने चाहिए, ऑब्वियसली सैंपल से, ऐसा तो नहीं होगा डिस्क्रिप्शन से मैच होंगे। तो ये है ना कंडीशन एंड वारंटी, उसका क्वेश्चन था ये वाला। फिर केवीएट एम्प्टर कितने बार बात की थी हमने, ये तो क्वेश्चन सीधा स्कैनर से भी आया था, बार बार आपको याद होगा नहीं है। जब सेलर गिल्टी ऑफ फ्रॉड है, व्हाट इज केवीएट एम्प्टर, बायर शुड बी बीवेयर। अरे बट जब सेलर फ्रॉड करते तो बायर कैसे बीवेयर रहेगा, तो इसलिए यहाँ पे तो यार केवीएट एम्प्टर अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि गलती किसकी है यहाँ पे, पूरी सेलर की। तो ये था। फिर ये भी आपको याद होगा, नेमो दैट क्वाड नॉन हैबिट, लैटिन वर्ड, नो वन कैन गिव व्हाट ही हिमसेल्फ हैज़ नॉट गॉट। जो आपके पास खुद है ही नहीं वो किसको दे कैसे सकते हो। नेमो दैट क्वाड नॉन हैबिट, तो आंसर बी हो गया। नेमो दैट इज नन कैन गिव समथिंग विच ही हैज़ नेवर पजेस, है ना। फिर 29, अनपेड सेलर क्या कर सकता है, वो लास्ट टॉपिक था, आपको याद होगा। वो गुड्स को लीन कर सकता है, अगर गुड्स बेच दिए क्योंकि तो रास्ते पे रोक सकता है, स्टॉपेज इन ट्रांजिट, वापस रीसेल भी कर सकता है, सभी कुछ कर सकता है। तो आंसर इज ऑल। और आखिरी में स्टिपुलेशन, जिसमें इसेंशियल टू मेन पर्पज, आपको याद होगा ना, कंडीशन इज इसेंशियल टू मेन पर्पज एंड वारंट इज कोलैटरल टू मेन पर्पज। तो खड़े खड़े आपका आंसर आ जाएगा कंडीशन। तो हो गया आपको 30 क्वेश्चन तक, और 10 क्वेश्चन बहुत ही, एक ही क्वेश्चन में मुझे लगता है अच्छा लगा मुझे, वो ये वाला क्वेश्चन था, ठीक है ना। दैट इज की एक तो वो सेल वाला, ये वाला थोड़ा सा अच्छा लगा मुझे, बाकी तो यार मतलब बहुत ही, और थोड़ा सा इंटर और इंट्रा में कुछ लोग फंसे, बट आंसर वो इंटर ही था, है ना। बट ठीक है, मतलब इतना आसान सा था। फिर आगे निगोशिएबल, 10 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन ही थोड़े से ट्रिकी थे, अच्छे लगे मुझे भी। जो एक स्टूडेंट अगर मैं होता तो मुझे भी थोड़ा तकलीफ होती, बाकी तो 8 तो मतलब बहुत ईजी थे। जैसे पहला वाला, निगोशिएशन एक्ट इनैक्ट कब हुआ, इनैक्ट, अब आपको याद होगा मैंने बात, संविधान इनैक्ट कब हुआ, कोई पूछेगा तो क्या आएगा, 26 नवंबर। और लागू कब हुआ, तो आंसर का 26 जनवरी। वैसे इनैक्टमेंट में भी मैंने आपको बताया था कि हमारा एक्ट बनकर रेडी कब था, 1881 में। चालू कब से हुआ, 1 मार्च 1882 से। तो वो चालू पूछा ही नहीं उसने ना, उसने पूछा इनैक्ट कब हुआ है, मतलब रेडी होके कब तैयार था, तो वो था 1881। तो सही क्वेश्चन था, इनफैक्ट एक्ट के नाम में भी लिखा होता 1881, तो ये टेंशन नहीं था। ये क्वेश्चन बहुत ईजी था कि बैंक यार कब चेक में रिफ्यूज़ कर सकता है पेमेंट करने में, बहुत तीनों आंसर इजी है। आपके पास बैंक बैलेंस ही नहीं है, रिफ्यूज़ करेगा। आपका सिग्नेचर मैच नहीं होता है, रिफ्यूज़ करेगा। अगर जिसने चेक इशू किया था, ड्रॉवर, उसने इंस्ट्रक्शन दे दिया कि पेमेंट मत करना, तो रिफ्यूज़ कर देगा। सही आंसर हो गया डी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। फिर ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, इन कोर्स ऑफ निगोशिएशन बिल गोज फ्रॉम 1 पर्सन टू अनदर। निगोशिएट किया तो 1 पर्सन टू अनदर, मैंने मैडम को बिल बेचा या भेजा, सॉरी, तो मैडम भी क्या बन गई, होल्डर, और मैं भी क्या बन गया, होल्डर। अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, कुछ लोग बोलेंगे होल्डर एंड ड्यू कोर्स, आपको शायद पता होगा ड्यू कोर्स का मतलब क्या होता है, जो आखिरी तक बिल्कुल क्या करेगा, होल्ड करेगा। बट यहाँ पे ड्यू कोर्स का कोई जिक्र हो ही नहीं रहा है, इट इज़ बेसिकली द होल्डर आंसर, ये सही आंसर है। दोनों बाकी इसमें सब ऑप्शन है, ट्रांसफरी वगैरह तो हटा देना। आप देखो यार, इससे अलावा कुछ तो चल नहीं रहा है, ट्रांसफर ए और बी नहीं है, सी और डी में कई लोगों के कन्फ्यूजन है। बट हिंट पढ़ो फिर से, इन द कोर्स ऑफ निगोशिएशन, इन द कोर्स ऑफ, मतलब अभी भी निगोशिएशन चल रहा है, तो ए बी को दे रहा है, बी सी को दे रहा है, सी डी को दे रहा है, डी ई एफ जो चल ही रहा है। तो जो लोग बीच बीच में आते जा रहे हैं वो होल्डर बनते जा रहे हैं। ड्यू कोर्स से वही बनेगा जो आखिरी दिन तक बिल को होल्ड करेगा। तो फिलहाल सही आंसर सी है, क्योंकि हिंट में ऐसे लिखा हुआ है इन द कोर्स ऑफ निगोशिएशन। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा, और यहाँ पे आंसर आएगा होल्डर, ठीक है। फिर ये भी ईजी है, चेक में ड्रॉ भी कौन होता है भाई, इतने अच्छे से बार बार पढ़े थे। 3 पार्टी होती है चेक में, और एक ड्रॉवर जो चेक इशू कर रहा है, इशू किया गया किसके फेवर में, बैंक के लिए, तो बैंक हमेशा क्या होगा,
दैट इज ड्रॉवी, और पे ही होता है जिसको चेक दिया गया है, जो पेमेंट लेके जाने वाला है। तो बहुत इजी क्वेश्चन था ये वाला भी। फिर अगर किसी भी चेक में माइनर या बिल ऑफ एक्सचेंज में माइनर आया है तो माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट तो होता नहीं है, तो माइनर को छोड़कर सब पार्टी लायबल होगी। तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया ही क्यों माइनर से, इससे बाकी सब लायबल होंगे, माइनर तो अपना वो देगा। याद है आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक्सक्यूज कि मैं तो माइनर हूँ सर, है ना, तो वो बोल के भाग जाएगा माइनर, और फंसेगा कौन, हर पार्टी जो घुसा उस कॉन्ट्रैक्ट में। इसलिए आंसर आएगा ए, ऑल पार्टी लायबल होगी एक्सेप्ट माइनर। वेरी इजी। फिर डिसऑनर ऑफ चेक, सबसे बेहतरीन सेक्शन मैंने आपको 12 बताया था 138। इनफैक्ट पूरे बिल ऑफ एक्सचेंज में एक ही सेक्शन जहाँ पे बहुत खतरनाक पेनल्टी थी, मैंने बताया था चेक बाउंस नहीं होना चाहिए, 2-2 साल की जेल है, ट्वाइस अमाउंट की क्या आती है फाइन आती है, मतलब बहुत खतरनाक सेक्शन है। 138 तो बहुत अच्छे से पढ़ा था, और मैं जब पढ़ाई भी था तो मैंने कभी नहीं बोला डिसऑनर ऑफ चेक, मैंने बोला था कि इट्स 138। मार्केट में किसी से पूछोगे ना 138 सेक्शन, वो डरते हैं इससे, इतना खतरनाक सेक्शन 138, तो वो 38 सेक्शन ही याद रहेगा। फिर इन केस ऑफ चेक, क्या एक्सेप्ट करना ज़रूरी है? चेक कभी एक्सेप्ट होता है क्या? चेक नहीं होता है, बस देना होता है ना, तो चेक का एक्सेप्टेंस इज नॉट रिक्वायर्ड, सवाल ही नहीं बनता है। हाँ, लेकिन अगर बिल ऑफ एक्सचेंज आफ्टर साइट है, आफ्टर साइट मतलब आप जब शो करेंगे तब पेमेंट करना है, तो ये बात के लिए एक्सेप्टेंस नेसेसरी है, क्योंकि अगले वाले बंदे को पता ही नहीं है कि बिल कब वो साइट पे दिखाएगा, मतलब शो करेगा, तो हम पेमेंट कैसे करेंगे? तो बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, दोनों में नेसेसरी हो जाता है एक बार का, बट चेक में तो सर सवाल ही नहीं है। तो ये क्वेश्चन ना एक साथ ही थे, मतलब सीक्वेंस भी साथ में थी, बताओ कितना अच्छा था। 39 वेरी, ये भी इजी। इन द केस ऑफ प्रॉमिसरी नोट, डेट इज भाई रिक्वायर्ड, डेट, साइन, स्टैम्प, उसके बाद सर्टिनिटी, बहुत कुछ है, तो डेट डालना प्रॉमिसरी नोट में रिक्वायर्ड है, क्योंकि डेट, क्योंकि हम लिखते नहीं प्रॉमिसरी नोट में 1 मंथ के अंदर पे करेंगे, तो 1 मंथ कब से, डेट तो डालनी पड़ेगी भाई, तो डेट डालना इज रिक्वायर्ड डेफिनेटली। हाँ, और ये थोड़ा सा एक क्वेश्चन था जिसमें बहुत मिक्स आंसर आएंगे। डॉक्यूमेंट्स विच आर नॉट एंड स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, अब ध्यान सुनना, निगोशिएबल में सिर्फ 3 आइटम के बारे में बात हुई है, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, चेक। जो बिल ऑफ एक्सचेंज या निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में नहीं लिखा है बट वो ट्रांसफरेबल होते हैं एज पर कस्टम, दैट आर कॉल्ड, मेरे हिसाब से आंसर है नॉट निगोशिएबल। अरे यार, जैसे मालूम मेरे पास एक मूवी टिकट है, अब मैं मूवी में जा नहीं पा रहा हूँ, मैंने मैडम को बोला मैडम आप जा सकते हो क्या? क्या ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो ट्रांसफर हो सकता है? हाँ, बट क्या ये कवर होता है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में? नहीं। तो मेरे हिसाब से जो आंसर है इट्स नॉट अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि निगोशिएबल नहीं है। कुछ लोगों का मानना था क्वाजी है, क्वाजी का मतलब पता है क्या होता है? क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट याद करिए, वो कॉन्ट्रैक्ट जो आपने नहीं बनाया लेकिन लॉ ने थोपा है, लॉ बीच में आएगा। अरे लॉ यहाँ पे बीच में नहीं आ सकता। 3 आइटम है वापस से, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, चेक। इसके अलावा चौथा आइटम बिल ऑफ एक्सचेंज या निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट मानता ही नहीं है। तो वापस से मैं बोल रहा हूँ, ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो ट्रांसफर हो रहा है बाय व्हाट इज कस्टम, रिवाज, प्रथा, बस चले आ रहा है ना, उसको लॉ नहीं मानता। और सही आंसर देखो, ये दोनों में आंसर डिबेट है, बट नॉट निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। वो कुछ भी होगा सर, बट निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंदर नहीं आता, तो ये नॉट निगोशिएबल है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन मुझे लगे, मतलब पूरे लॉ में सेल ऑफ कोर्स निगोशिएबल में 2 क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी थे, आसान थे, है ना। अब आता है आपका सबसे इजी टॉपिक, जिसमें आपने बहुत अच्छे से चक्के छुड़ा दिए होंगे, मैडम ने आपको पढ़ाया होगा अच्छे से, बहुत अच्छे से, कम्युनिकेशन। मैडम 10 क्वेश्चन आंसर बताइएगा। यस सर, आवर फेवरेट बिजनेस कम्युनिकेशन। श्योर। इसमें भी सर उन्होंने इंटरेस्टिंग सवाल पूछे, मतलब 1 मिनट लेके बच्चे को सोचना पड़ेगा, वैसे सवाल थे। चलो, सो 41st क्वेश्चन, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रायल प्रेजेंटेशन। ट्रायल कहाँ पर ट्रायल करोगे आप? कॉन्फ्रेंस में ट्राई करोगे क्या? बिल्कुल नहीं। क्लाइंट के सामने बोलोगे क्या कि अरे ये ट्रायल है बस? बिल्कुल भी नहीं। किसके सामने ट्रायल चलेगा? टीचर्स के सामने प्रैक्टिस के लिए अगर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, जैसे हमने क्लास में प्रेजेंटेशन दिया भी था, 1 मिनट के लिए आप अपना इंट्रोडक्शन भी देते थे, वो होता है ट्रायल। सो द आंसर वाज सी, प्रैक्टिस के लिए ट्रायल हो सकता है। देन 42, द ईजीएस्ट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जहाँ पर शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता है। एक्सप्रेशन, सर के एक्सप्रेशन आप देख सकते हैं, आई कांटेक्ट जो हम मेंटेन कर रहे हैं, और हमारे जेस्चर्स, ये सब क्या है? इसमें वर्ड्स की ज़रूरत नहीं है। ऑल ऑफ द अबव आर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसके बाद हमने इतना पढ़ा, बट ये लोग 8 पे आ ही नहीं रहे, 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन ही मान रहे, तो ठीक है, बट हमें पता है ये तीनों चीज़ें, कंप्लीटनेस, क्लैरिटी और कॉन्क्रीटनेस, तीनों किस में आता है? तीनों C's ऑफ कम्युनिकेशन में आता है। तो हमने वैसे तो 8 पढ़ा, बट थैंकफुली इन्होंने नंबर नहीं पूछा है, इन्होंने क्या क्या कवर होता है वो पूछा है, तो तीनों कवर होते हैं। आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। एकदम इजी। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस बिटवीन, एकदम आंख बंद करके आप इसका जवाब दे सकते हैं, एम्प्लॉयज ऑफ द सेम स्टेटस।
employees of the same status. Which of the following communication has no interaction with audience? No interaction. अब इसमें हो सकता है आपको थोड़ा सा समय लगा हो, but again, yes. Thank you, sir. So जहां ऑडियंस से बात ही नहीं कर पा रहे हैं, वो कौन सा केस हो सकता है जहां ऑडियंस से बात ही नहीं कर पा रहे हैं? सी, डिबेट में तो बोलना ही पड़ेगा. डिस्कशन, नाम ही डिस्कशन है, डिस्कस करना पड़ेगा. डेलिबरेशन इज ऑल्सो डिस्कशन ओनली. सो द आंसर इज ए, स्पीच. जहां स्पीच दे रहे हैं, 1000 लोग बैठे हैं, वहां आप उनसे इंटरैक्ट नहीं कर पा रहे, आप अपने तरफ से चीजें बता रहे. सो द आंसर इज ए, स्पीच. 5 more questions. A communication shall be considered as complete. कब complete माना जाएगा? ये न्यू था बट बहुत अंडरस्टैंडेबल, बहुत इजी था. कब कम्युनिकेशन कंप्लीट माना जाएगा? पहला, लिसनर्स रेज क्वेरीज. अब ज़रूरी नहीं है हर बार वो सवाल पूछे ही पूछे. जैसे मैं स्पीच दे रही हूँ, हो सकता है सवाल पूछेंगे, हो सकता है नहीं पूछेंगे, बट उनको मेरा कम्युनिकेशन पहुँच तो गया होगा. लिसनर्स आर सेटिस्फाइड, ये एक लग रहा है हमें. इसके बाद पीपल डोंट लिसन, तो कम्युनिकेशन कंप्लीट ही नहीं है. पीपल डोंट अंडरस्टैंड, तो भी कम्युनिकेशन कंप्लीट ही नहीं है क्योंकि डिकोड ही नहीं हो पा रहा है. सो आंसर ए या बी में हो सकता है. अब ए इसलिए नहीं क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर केस में आप सवाल पूछोगे. क्लास में रोज़ सवाल तो पूछते नहीं थे आप, बट आपको समझता था. सो कम्युनिकेशन वॉज कंप्लीट देयर. सो द आंसर इज बी. ये एक अच्छा क्वेश्चन था. उसके बाद 47, कम्युनिकेशन बिटवीन लॉयर एंड क्लाइंट. दिस वाज अगेन अ लॉजिकल क्वेश्चन. लॉयर और क्लाइंट के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो इंटरनल आपस में होता है, बिल्कुल. कॉन्फिडेंशियल होता है, यस. ए आंसर देख के कुछ लोगों को लगा होगा यही है, बट रुक जाओ. बी जो है एक्सटर्नल एंड नॉन कॉन्फिडेंशियल, बिल्कुल नहीं. सी पर्सनल नहीं होता है, इट इज़ अ प्रोफेशनल कॉन्वर्जेशन. डी में इंटरनल भी है, कॉन्फिडेंशियल भी है, सीक्रेट भी है और प्रोफेशनल भी है. सो द आंसर इज डी, इंटरनल, कॉन्फिडेंशियल एंड प्रोफेशनल, नॉट पर्सनल. ठीक है. उसके बाद 48, नाउअडेज मास कम्युनिकेशन इज थ्रू. मास कम्युनिकेशन आज की डेट में कैसे किया जा रहा है? आपको जो एडवर्टाइजमेंट्स देते हैं, हम जो इतने एडवर्टाइजमेंट्स की डिस्कशन करते हैं, आज की डेट में सबसे ज़्यादा कैसे हो रहा है? डिजिटल मोड से. आपको इंस्टाग्राम पे ऐड आ रहा है, यूट्यूब पे ऐड आ रहा है. प्रीमियम अपन ने लिया नहीं है. लास्ट 2 क्वेश्चंस. प्रॉपर ग्रामर, ये तो सबको याद था. प्रॉपर ग्रामर कम्स अंडर विच सी ऑफ कम्युनिकेशन? कोहेरेंस मतलब होता है लॉजिकल. कंप्लीटनेस और करेक्टनेस. कंप्लीट में होता है कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कर्टियस में होता है पोलाइट. द आंसर वाज सी, करेक्ट. करेक्ट ग्रामर का इस्तेमाल, प्रॉपर ग्रामर का इस्तेमाल. आंसर इज सी, करेक्टनेस. लास्ट, फॉर्मल कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए? फॉर्मल कम्युनिकेशन वर्बल होना चाहिए, सिर्फ ईमेल के थ्रू होना चाहिए, टेलीफोन पे होना चाहिए, या फिर एनी मोड रिकॉर्डेबल फॉर फ्यूचर रेफरेंस. तो आप ईमेल कीजिए या फिर आप वीडियो कॉल कीजिए, अगर वो फ्यूचर के लिए रिकॉर्ड हो रहा है तो आप फॉर्मल कम्युनिकेशन वहाँ कर सकते हैं. ऑफिस की मीटिंग्स भी होती है, ऑफिस में ईमेल्स भी लिखे जाते हैं, लेटर्स भी इशू किए जाते हैं, कॉल्स भी किए जाते हैं, बस रिकॉर्ड मेंटेन होना ज़रूरी है. सो फॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए रिकॉर्ड मेंटेनेंस इज नेसेसरी. आंसर वॉज डी. सो दिस वॉज अगेन अ न्यू क्वेश्चन, बट लॉजिक लगाया तो आई एम श्योर आप आंसर कर पाए होंगे. सो आई होप बिजनेस कम्युनिकेशन का पार्ट भी आपका बहुत ईजी रहा होगा. 1-2 क्वेश्चंस में टाइम लगा होगा, बट आई एम श्योर आपने लॉजिकली सही आंसर दिया होगा. बाकी तो बिल्कुल मक्खन थे. राइट? यस सर, वी डन विद द डिस्कशन. यस. तो गाइस, आई होप आपको पसंद आया होगा. फटाफट से आप सब लोग नीचे कमेंट करके बताना कि आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं, तो हमको ये देखने मिलेगा. नीचे एक व्हाट्सएप ग्रुप हम लोग डाल दिए है जिसमें कि आप लोग ज्वाइन करके इंटर के लिए एक ग्रुप है जहाँ पे आपको आगे की भी सारे जर्नी के रोड मैप वगैरह मिलेंगे, तो वो भी ज्वाइन कर लीजिएगा और हम आपके साथ टच में रहेंगे आगे जाकर. तो फिलहाल ये, और अपने सारे दोस्तों को शेयर करिए क्योंकि ऐसे कई दोस्त होंगे आपके जो एग्जाम तो देते लेकिन परेशान है, सही आंसर मालूम नहीं पड़ रहा है. ये सही आंसर है और यही आपके परफेक्ट आंसर आएंगे जो हम लोग अभी देखेंगे. 9 और 10 जैन के आसपास रिजल्ट आ जाएगा. तो वी विल सी यू सून. एंड यस, नीचे कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा वीडियो, एंड डू लाइक द वीडियो, शेयर करिए सबके साथ में, एंड अपने मार्क्स जरूर शेयर करिएगा. राइट गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर. बाय बाय.